Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. Students, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, न्यू चैप्टर, जिसका नाम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मैं आप लोगों को बता दूं, सीएमए फाइनल का पेपर नंबर 13, सीएमए फाइनल का पेपर नंबर 13 कॉर्पोरेट लॉज एंड कंप्लायंस, उसका सेक्शन सी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बात करता है। और सेक्शन सी के अंदर दो चैप्टर आते हैं, एक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और दूसरा है सोशल एनवायरमेंटल से रिलेटेड सीएसआर। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है, ध्यान से देखिए। अब देखिए, जब भी हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस को पढ़ते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर आखिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है। हम ये जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं आखिर इसका मीनिंग क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहूंगा, एक एग्जाम्पल सुनाना चाहूंगा। और वो एग्जाम्पल बहुत इजी है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसे ही वो एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा, आपको ये पता चल जाएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस चीज के बारे में बात करता है, कौन से एक्ट के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में लिखा हुआ है, सब कुछ पता चल जाएगा। तो एग्जाम्पल पर चलते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए, दो दोस्त हैं, एक है मोटू और एक है पतलू। इन दोनों दोस्तों ने मिलकर एक कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम रखा गया मोटू पतलू कंपनी लिमिटेड। अब कंपनी तो स्टार्ट कर ली इन दोनों दोस्तों ने, लेकिन ये जो मोटू है ये बोला अपने दोस्त पतलू से कि पतलू भाई, मैं चाहता हूं कि हमारी ये जो कंपनी है मोटू पतलू कंपनी लिमिटेड, इसके अंदर हम जितने भी लॉज एप्लीकेबल होते हैं, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, हम उन सबको टाइम पे फुलफिल कर दें। हमारे ऊपर कोई पेनल्टी ना लगे फालतू की। हमें कानून के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, जिस भी लीगल अथॉरिटी को जब भी कोई डिस्क्लोजर देना है, इंटीमेशन देना है, किसी चीज के बारे में बताना है, हम वो टाइम पर करें। हम कंपनी की इंफॉर्मेशन जो बाहर पब्लिक में जाए, चाहे से वो एनुअल रिपोर्ट में जाए, P&L में जाए, बैलेंस शीट में जाए, कि एनुअल रिटर्न में जाए, हमारी कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक के पास में जाए, हर इंफॉर्मेशन करेक्ट हो, झूठी नहीं लिखे। पब्लिक का हमारी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बने, मतलब वो कहना चाह रहा है कि हमारी कंपनी एकदम परफेक्ट हो, सभी लॉज को टाइम पे फुलफिल करती हो, सभी रूल्स रेगुलेशंस को टाइम पे फुलफिल करती हो, हमारी कंपनी के अंदर उतने ही डायरेक्टर अपॉइंटेड हो जितना लॉ बोलता है। अगर कानून बोलता है 2 होने चाहिए तो हम 2 अपॉइंट करें। उनमें से डायरेक्टर कौन होगा, जो डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन है, हम उसी बंदे को अपॉइंट करेंगे, एक्सपर्ट आदमी को अपॉइंट करेंगे। मैं ये सब चाहता हूं। ये बात बोले हमारे मोटू भैया अपने दोस्त पतलू से। बोले लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि आखिर ये सब होगा कैसे। तो पतलू बोला कि मोटू भाई, अगर ये सब चाहिए ना, अगर तुम अपनी कंपनी को एकदम परफेक्ट बनाना चाहते हो, सब रूल्स रेगुलेशन फुलफिल करना चाहते हो और लोगों के बेनिफिट में काम करना चाहते हो, पब्लिक के पास में अच्छी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, पब्लिक का बिल्कुल भी लॉस नहीं करना चाहते हो, तो उसके लिए तो आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए तो जरूरी है कि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करें। तो अभी तक की कहानी हमने क्या पढ़ी, दो दोस्त हैं मोटू और पतलू, दोनों ने मिलके एक कंपनी खोली है जिसका नाम रखा गया मोटू पतलू कंपनी लिमिटेड। और ये जो कंपनी है, इसमें मोटू ने बोला कि मैं चाहता हूं ये कंपनी सभी रूल्स रेगुलेशंस को टाइम पे फुलफिल करे, और पतलू ने बोला इसके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो कर। तो मोटू भैया बोले कि यार ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, तुमने बोला कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो कर लो, ये होता क्या है। अब सुनिएगा स्टूडेंट, अब हमारे काम की बात आ गई। तो पतलू भाई बता रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। बोले ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्चुअली में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस नियम एंड शर्तें हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, कानून है, लॉ है, टर्म्स कंडीशंस हैं,
जो कि बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के नाम से जाने जाते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, क्योंकि बोला जाता है ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये जो शर्तें हैं, ये बेस्ट लोगों ने बनाई हैं। और ये इस तरह से बनाई गई है कि अगर किसी भी कंपनी ने इनको अपने अंदर अप्लाई कर लिया, वो कंपनी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। वो कंपनी सब काम सही करेगी, टाइम पे करेगी, और जिन जिन लोगों का कंपनी में इंटरेस्ट है, कोई भी पर्सन जो कंपनी से रिलेटेड है, इंटरेस्टेड है, उसका फायदा होगा। बोला आगे बोल रहा है, पतलू बता रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, और बोलता है कि इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये जो रूल्स रेगुलेशंस है ना, इनका मेन इंटेंशन क्या होता है? इन रूल्स रेगुलेशंस का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मेन इंटेंशन होता है कि कंपनी का कोई भी पर्सन जिसका कंपनी में इंटरेस्ट है, मतलब स्टेक होल्डर। देखो स्टेक होल्डर कौन है? जो कंपनी से जुड़ा हुआ है किसी भी तरह से, चाहे से आप क्रेडिटर हो, चाहे से डेटर हो, चाहे से एम्प्लॉय हो, चाहे से ऑफिसर हो, चाहे से आप कस्टमर हो, चाहे से आप सप्लायर हो, कोई भी इंसान जो कंपनी से किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ है, उसे स्टेक होल्डर बोलते हैं। तो पतलू बोल रहा है ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स रेगुलेशंस हैं, टर्म्स कंडीशंस हैं, और इनको बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बेस्ट होती है, परफेक्ट होती है, ये लोगों के फायदे के लिए काम करती है। क्योंकि इन रूल्स रेगुलेशंस का मेन इंटेंशन कंपनी के स्टेक होल्डर्स, जो कंपनी से रिलेटेड है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, उनका कभी भी लॉस ना हो, इस बात का ध्यान रखना। इन रूल्स के अंदर कंपनी को सही से रन करने के लिए बहुत सारे लॉज होते हैं कि कंपनी को आखिर हम कैसे चलाएं, कंपनी को हम इस तरीके से ऑपरेट करें, इस तरीके से रन करें, कंपनी में इस तरीके से बिजनेस करें कि सभी रूल्स रेगुलेशन टाइम पे फुलफिल हो, लोगों का हमारे ऊपर ट्रस्ट बढ़े, हमारे ऊपर भरोसा बढ़े, लोगों को लगे यार ये कंपनी तो बहुत बढ़िया है, ये कंपनी तो टाइम पे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करती है, इस कंपनी में इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये कंपनी तो इंफॉर्मेशन भी सही देती है, झूठ नहीं बोलती, इस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, ये कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ेंगे। कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, ये बात भी बताता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उन डायरेक्टर में से कितने एग्जीक्यूटिव और कितने नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे। मैंने कंपनी लॉ में पढ़ाया था डायरेक्टर चैप्टर में, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होता है जो कंपनी में डेली नहीं आ सकता, जो कंपनी में डेली नहीं आ सकता। अब सोचिए ऐसा क्यों बोला जाता है? देखिए एक ना, ये कंपनी है, इसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है और इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है। ऐसा माना जाता है कि देखो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ना डेली आता है कंपनी में, डेली आता है, डेली डेली। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेली नहीं आता है। तो ऐसा माना जाता है ना कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्योंकि डेली आ रहे होते हैं, तो उनका एक दूसरे के साथ में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। तो वो एक दूसरे से अच्छी दोस्ती के चलते क्या करते हैं, फ्रॉड की स्कीम भी बना लेते हैं कि यार मैं फ्रॉड कर लूंगा और तू बताना मत, तू फ्रॉड कर लेना, मैं बताऊंगा नहीं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेली नहीं आता कंपनी में, तो उसका कंपनी से या कंपनी के अंदर लोगों से दोस्ती नहीं होती। इसलिए माना जाता है कि वो हमेशा ट्रुथ के बेसिस पे जवाब देता है, क्योंकि अगर किसी और ने फ्रॉड किया तो नॉन एग्जीक्यूटिव बोल देगा इसने फ्रॉड किया, क्योंकि उसका उससे कोई दोस्त नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव डेली तो आ नहीं रहा। इसीलिए बोला जाता है कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होने चाहिए, क्योंकि भाई कोई तो होगा ना जो कंपनी में डेली आकर कंपनी को चलाएगा, अदरवाइज कंपनी चलेगी कैसे? तो एग्जीक्यूटिव भी होनी चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव भी होनी चाहिए, ऐसे डायरेक्टर भी होने चाहिए जो कंपनी में डेली नहीं आते, जो कंपनी के लोगों से जुड़े हुए नहीं है, जिनका कंपनी से लोगों से कोई बॉन्डिंग नहीं है, जिससे अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो वो खुल के बोल देंगे ये फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि उससे उसकी दोस्ती नहीं है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलता है कंपनी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए, उनके उनमें से कितने एग्जीक्यूटिव, कितने नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, कितने इंडिपेंडेंट होने चाहिए, वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी होनी चाहिए जो ऑडिटर को चेक करेगी, अकाउंट्स को चेक करेगी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, किसको कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा, किसकी कितनी क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से उसे सैलरी दो। इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल, ग्रीवेंस जो है उसका मतलब होता है प्रॉब्लम्स, और रिड्रेसल का मतलब होता है उनको सॉल्व कर देना। एक ऐसी कमेटी बनाओ जिसका काम होगा कि जितने इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट आ रही है कंपनी में,
क्या वो टाइम पर सॉल्व रिड्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है, चेक करना। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक साल में कितनी, मतलब ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, ये रूल्स रेगुलेशंस है, ये बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, ये इसलिए बनाए जाते हैं कंपनी अच्छे से रन करे, कंपनी पे कोई पेनल्टी ना लगे, कंपनी हमेशा टाइम पे टर्म्स कंडीशंस को फुलफिल करे, लोगों का कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बने, ज्यादा से ज्यादा लोग कंपनी में इन्वेस्ट कर सके, सब कुछ एकदम सही तरीके से चले। इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाया जाता है, कंपनी में कोई फ्रॉड ना हो, कंपनी से रिलेटेड कोई भी स्टेक होल्डर है उसका कहीं इंटरेस्ट लॉस ना हो, इसलिए ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाया जाता है। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। अब देखिए, अब एक बार मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स मीनिंग समझाता हूं बड़े ध्यान से। अभी तक मैंने बताया कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या, अब और देखिए, कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, कंपनी। आप चाहे इसे कंपनी बोल दो, पार्टनरशिप फर्म बोल दो, एलएलपी बोल दो, कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन जो है उसे कॉर्पोरेट बोला जाता है। लेकिन जब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ते हैं तो हम सिर्फ कंपनी को लेकर चलते हैं, बाकी को लेकर नहीं चलते। नॉर्मल सेंस में कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन। अब कंपनी के अंदर भी ग्रुप ऑफ पर्सन काम करते हैं, पार्टनरशिप फर्म में भी ग्रुप ऑफ पर्सन काम करते हैं, आपके एलएलपी के अंदर भी ग्रुप ऑफ पर्सन काम करते हैं। लेकिन जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम लोग पढ़ते हैं तो सिर्फ कंपनी को लेते हैं। और गवर्नेंस शब्द का मतलब क्या होता है, गवर्नेंस शब्द का मतलब होता है गवर्न करना, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, कंपनी को इस तरीके से चलाना, कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके राइट्स प्रोटेक्ट, ये है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखो ये यहां पर लिखा भी हुआ है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो पॉलिसीज हैं, वो रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कि एक कंपनी को बताती हैं कि कंपनी को कैसे काम करना चाहिए। देखो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेफर्स टू द सेट ऑफ पॉलिसीज, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि कंपनी को डायरेक्ट करते हैं कि कंपनी को कैसे काम करना चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलता है कंपनी को तीन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करना चाहिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि कोई भी कंपनी अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो कर रही है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस तीन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की बात करता है। वो तीन प्रिंसिपल क्या है, वो तीन प्रिंसिपल है अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के जो लोग हैं वो सही से काम करें। कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेदारी है कि वो कंपनी में सही काम करे, फ्रॉड ना करे, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करे और पब्लिक का इंटरेस्ट का ख्याल रखे। अगर टॉप मैनेजमेंट ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, कंपनी सेक्रेटरी ने, टॉप मैनेजमेंट ने अगर ऐसा नहीं किया तो उसकी जवाबदेही उन्हीं की होगी, वो ही अकाउंटेबल होंगे। इसलिए बोला जाता है अकाउंटेबिलिटी। और मैंने बताया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस बताता है कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, कितने एग्जीक्यूटिव, कितने नॉन एग्जीक्यूटिव, कितने इंडिपेंडेंट, विमेन डायरेक्टर भी होनी चाहिए, जिससे जो विमेन स्टेक होल्डर है, इन्वेस्टर है, उनको लगे कि कोई हमारा भी वहां पे रिप्रेजेंटेटिव बैठा है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस तीन प्रिंसिपल्स पर ध्यान देता है, तीन प्रिंसिपल। पहला अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कंपनी का टॉप मैनेजमेंट अकाउंटेबल है, वो जो एक्शन ले रहा है उनके लिए। अगर उन्होंने कोई भी ऐसा एक्शन लिया जिससे कंपनी का लॉस हुआ, लोगों का लॉस हुआ, तो उनकी जवाबदेही बनेगी, उनको बताना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ। सेकंड, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कंपनी को ना बहुत सारे डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, कंपनी के अंदर कब कब क्या क्या हो रहा है ये बात कंपनी को बहुत सारी लीगल अथॉरिटीज को बतानी पड़ती है, जरूरी होती है, और फिक्स टाइम के अंदर बतानी पड़ती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई भी कंपनी किसी भी पर्पस के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करती है तो 30 दिन के अंदर MGT 14 फाइल करना पड़ता है आरओसी के पास, स्पेशल रिजोल्यूशन रजिस्टर कराने के लिए बताना पड़ता है कंपनी ने स्पेशल रिजोल्यूशन किस पर्पस के लिए पास किया। ये पढ़ाया है मैंने आपको कंपनी लॉ में, बहुत डिटेल में कंपनी लॉ पढ़ाया है आपको, बहुत डिटेल उसमें ये सब है। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब है टाइमली डिस्क्लोजर।
और एक लास्ट में आता है एथिकल प्रैक्टिस, जिसको हम फेयरनेस के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब है लॉज जो है उनको टाइमली फुलफिल करो, एथिकल चलो, अनएथिकल काम मत करो। आज अगर एक कंपनी ये बोलती है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, वो एथिकल है। दूसरी कंपनी अगर ये बोलती है कि फलाने का प्रोडक्ट बेकार है, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, वो अनएथिकल है। अपनी बढ़ाई करो, दूसरे की बुराई मत करो, एथिकल काम करो, फेयरनेस के साथ काम करो, गलत मत करो, इनसाइडर ट्रेडिंग मत करो। ऐसा मत करो जानबूझ के कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़वा रहे हो, घटवा रहे हो लोगों का। हर्षद मेहता मत बन जाओ। हर्षद मेहता की देखिए ना 1992 स्कैम 1992 आई थी, अभी एक सीरीज आई थी, वेब सीरीज। वो उल्टा सीधा काम मत करो, कंपनी में फ्रॉड मत करो, कंपनी के अंदर एथिकल प्रैक्टिस करो, कंपनी के अंदर लॉज को फुलफिल करो। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है इनसे रिलेटेड। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं साथ में, हालांकि मैंने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे पूरा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेट ऑफ पॉलिसीज है जो एक कंपनी को डायरेक्ट करती है कि इन तीनों के बेसिस पे काम करो। ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाओ जिनका मेन ऑब्जेक्टिव कंपनी की वैल्यू बढ़ाना, कंपनी के लोगों की वैल्यू बढ़ाना हो। आप चाहें और अगर इस डेफिनेशन को इजी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो मैं बोल देता हूं, लिख लीजिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, लिख लीजिए साथ में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आर रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स हैं एंड स्टेक होल्डर, और स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिंपल रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कानून होते हैं, लॉ होते हैं, जिनके अंदर ऐसे रूल्स होते हैं जिनका मेन इंटेंशन कंपनी का फायदा कराना, लॉज को फुलफिल करना, लोगों का फायदा कराना, कंपनी को बहुत अच्छे से रन करना, परफेक्टली रन करना, फ्रॉड ना हो उसके अंदर, जो बंदा है वो अकाउंटेबल हो और फेयरनेस चले। क्लियर है ये चीज यहां तक? स्टूडेंट बोलता है सर अभी तक आपने मेरे को इस एग्जाम्पल से जो समझाया मुझे बहुत इजीली समझ में आ गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है, मैं बहुत आराम से समझ चुका हूं, मुझे मजा आ। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेनिफिट्स भी होते हैं क्या? मैंने बोला कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। खुद सोचिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या कर रहा है? कंपनी को अच्छे से रन कर रहा है, कंपनी पे पेनल्टी नहीं लगने दे रहा, तो कंपनी की कॉस्ट नहीं बढ़ रही है, कॉस्ट कम हो रही है। कंपनी सभी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रही है तो पेनल्टी नहीं लग रही है। कंपनी के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है, लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है तो वो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कंपनी में पैसा आ रहा है, कंपनी की शेयर प्राइस ऊपर जा रही है। गवर्नमेंट का कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बन रहा है, तो गवर्नमेंट का एक भरोसा बन रहा है, तो और इमेज खिल के आ रही है कंपनी की, और इमेज बढ़ रही है। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बन रहा है, तो वो इजिली लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। कितने सारे फायदे हो रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस से। देखें, सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? आज सोचिए दो कंपनीज है, ये कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करती है और ये नहीं करती है, तो ऑब्वियस बात है इस कंपनी की इमेज ज्यादा होगी मार्केट में और इसकी इमेज कम होगी, तो ऑब्वियस बात है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, इसके अंदर नहीं होगा। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किसके पास में? कौन सी कंपनी फाइनेंशियली सिक्योर है, कौन सी कंपनी फ्यूचर में लंबा चलेगी, कौन सी कंपनी के पास में पैसा आएगा, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो कर रही है। दूसरा, उसके शेयर प्राइस ऐसा नहीं है ऊपर हो गए नीचे हो गए, ऊपर हो गए नीचे हो गए, ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि कंपनीज का ट्रस्ट है उसके ऊपर। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो ये हो गया आपका पहला बेनिफिट। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही रही है ना, कंपनी पैसा तो कमा ही रही है, क्योंकि लोगों का कंपनी के ऊपर भरोसा बन रहा है, भरोसा बन रहा है तो कंपनी, लोग कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं,
कंपनी में इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो कंपनी की ग्रोथ हो रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज देखिए, साउथ मूवीज को अगर आप देखोगे, साउथ की मूवीज को, तो नॉर्थ पूरे इंडिया में, पैन लेवल इंडिया पे, कंप्लीट इंडिया में साउथ मूवीज का क्रेज एकदम से बढ़ गया है। बाहुबली के बाद में आप देखिए पुष्पा मूवी आई, उसने खतरनाक कमाया। RRR मूवी आई, उसने बहुत अच्छा कमाया। अभी कल परसों में KGF 2 करके, चैप्टर 2 करके मूवी रिलीज हुई है, वो बहुत अच्छा कमा रही, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट बन गया है कि साउथ की मूवीज में स्टोरी अच्छी होती है, मूवीज अच्छी होती हैं, और हम यहां पर थिएटर में देखने जाएंगे। वो उनका भरोसा बन गया। तो अब क्या हो रहा है, उन कंपनीज को जो वो मूवी प्रोड्यूस कर रही है, साउथ की मूवीज को जो प्रोड्यूस कर रही है, उनको इकोनॉमिक ग्रोथ मिल रही है। तो ये दूसरा फायदा हो गया हमारे लिए। थर्ड, कंपनी की गुडविल बढ़ रही है। अच्छा, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की नजर में भी तो कंपनी की इमेज बढ़ रही है। कंपनी की गुडविल एक तो मार्केट में तो बढ़ ही रही है, लोगों की नजरों में तो बढ़ ही रही है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की नजरों में भी तो कंपनी की इमेज बढ़ रही है। सर, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की नजरों में कैसे बढ़ रही है? अरे, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की नजर में ऐसे बढ़ रही है ना भाई, बैंक क्या सोच रहा है? बैंक सोच रहा है कि यार ये कंपनी तो बहुत बढ़िया है, ये कंपनी तो टाइम पे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करती है, ये कंपनी तो जब इंटरेस्ट रीपेमेंट करना है दे देती है, लोन भी सही टाइम पे चुकाती है, तो इस कंपनी को लोन देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कंपनी अपने पूरे डिस्क्लोजर कर रही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो कर रही है, मेरा इस पे ट्रस्ट है। तो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की नजरों में भी कंपनी की इज्जत बढ़ी, और कंपनी को अब इजिली लोन मिलने लगे। देखो, उसके बाद में गवर्नमेंट की नजरों में इज्जत बढ़ रही है, शेयर प्राइस आगे बढ़ रही है, कंपनी की कॉस्ट कम हो रही है, क्योंकि कंपनी पे कोई भी पेनल्टी इंपोज नहीं हो रही है, और जो टॉप लेवल है ना, कंपनी का जो टॉप लेवल है, वो अच्छी डिसीजन मेकिंग कर पा रहा है, क्योंकि अब उसे एक बड़ा मार्केट मिल गया है। दूसरा, उसके पास में एक रूल्स रेगुलेशंस है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम पर, तो उसे ये पता है कि हम जो भी करेंगे इनको फॉलो करते हुए चलेंगे, तो उनके डिसीजन बाय डिफॉल्ट इंप्रूव हो रहे हैं। तो स्टूडेंट बोलता है, सर अभी तक आपने मुझे दो बातें बताई, रिवाइज कर। सर, आपने मुझे बताया कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्चुअली में रूल्स होते हैं, एक्चुअली में रेगुलेशंस होते हैं, जिनको बेस्ट मैनेजमेंट ने बनाया होता है, जिनका मेन पर्पस होता है कंपनी को स्मूथली रन करना, कंपनी के अंदर टाइम पे रूल्स रेगुलेशन लॉज को, टर्म्स कंडीशन को फुलफिल करना, कंपनी के ऊपर पेनल्टी ना लगे, और कंपनी से जुड़े हुए हर एक स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट, राइट्स, अधिकारों को प्रोटेक्ट करना, उनका लॉस ना हो, कंपनी की वैल्यू को इंक्रीज करना। फिर आपने मुझे यह भी बताया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेनली, बच्चों ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, मैं सॉल्व करवाऊंगा अभी, हम हाथ की हाथ स्कैनर भी सॉल्व करते हुए चलेंगे इस चैप्टर का। जैसे टॉपिक कंप्लीट हुआ मैं स्कैनर सॉल्व करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तीन मेन प्रिंसिपल्स बताओ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस किन तीन चीजों के ऊपर ध्यान रख के काम करता है? अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एथिकल प्रैक्टिस। अकाउंटेबिलिटी का मतलब मैंने बताया कि कंपनी का टॉप लेवल आंसरेबल होगा जो भी कंपनी में हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी, कंपनी अपने बारे में सब कुछ टाइमली डिस्क्लोजर देती रहेगी, इंटीमेट करती रहेगी। एथिकल प्रैक्टिस, लॉज को फुलफिल करो, कोई भी इलीगल काम मत करो, कोई भी इलीगल ट्रेडिंग मत करो। क्लियर ये चीज? उसके बाद हमने नेक्स्ट देखे बेनिफिट्स। बेनिफिट्स में ये सभी हम यहां तक पढ़ चुके। अब देखिए, दिसंबर 2019 में एक 1 मार्क का क्वेश्चन आया था बच्चों, 1 मार्क का क्वेश्चन आया था। देखो, यहां पर भी मैंने सेम चीज लिखी है, क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। क्वेश्चन ये आ सकता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 3 प्रिंसिपल्स बताओ, या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 3 पिलर बताओ। आंसर ये लिखना है आपको, ना याद रहे तो ऐसे याद रख लो, फैक्ट, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऐसे करके याद रख लो। अगर ट्रिक चाहिए याद करने की तो फैट के नाम से याद कर लो, फैट, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। अब देखिए क्वेश्चन क्या आया था, ये बोल रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो प्रिंसिपल होते हैं, जिसमें बताया गया होता है कि चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये लोग रेस्पॉन्सिबल हैं कंपनी के अंदर हो रहे कामों के लिए।
ये हम इनमें से कौन से हेड के अंदर लिखेंगे? अभी बताया अकाउंटेबिलिटी के अंदर लिखोगे आंसरिंग। तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपका 1 मार्क सिक्योर हो गया। आगे चलो, एक और क्वेश्चन आया हुआ है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? दिसंबर 2019 में क्वेश्चन आया था 4 मार्क का। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? मैंने अभी आपको बताया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कि बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस के नाम से जाने जाते हैं। उनका मेन इंटेंशन होता है कंपनी को स्मूथली रन करना और स्टेक होल्डर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आपको लिखना पड़ेगा वही 3 प्रिंसिपल कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस 3 प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, 3 उसके पिलर, 3 उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस। उसके अलावा थोड़े से इसके बेनिफिट लिख दोगे आप। दैट्स इट। आगे चलते हैं। यहां तक की बात स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गई है। अब एक चीज बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा आप लोग, जो मैं आपको समझाने वाला हूं। अब हम अपने एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं। बड़े ध्यान से देखिए, बड़ा मजा आएगा। मोटू भाई ने यह समझ लिया कि अगर उन्हें कंपनी को अच्छे से चलाना है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करें। पतलू भाई ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस उन्हें बता दिया था क्या होता है। हमारा एग्जाम्पल हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मोटू भाई ने एक क्वेश्चन और पूछा, बोला पतलू भाई ये बताओ यार, ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर रूल्स रेगुलेशंस हैं कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, ये कहां लिखे हुए, ये कौन से एक्ट में लिखे हुए? ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स रेगुलेशंस है वो कौन से एक्ट, कौन से कानून में लिखे हुए? तो पतलू भाई बोले किसी एक सिंगल एक्ट के अंदर नहीं लिखा, बहुत सारे एक्ट में लिखा हुआ है। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में लिखा है। सेबी का जो एलओडीआर है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, क्या होता है? हालांकि चैप्टर पढ़ा चुका हूं सेक्शन बी के अंदर सीएमए फाइनल का ही, लेकिन दोबारा बता दूंगा। आईसीएआई जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता है उसमें भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बात करता है। हमारी बहुत सारी कमिटीज बनाई गई है इंडिया में, बहुत सारी कमिटीज बनी है, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो लीगल फ्रेमवर्क है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कौन कौन से लॉ, कानून, एक्ट के अंदर लिखा है, किसी एक के अंदर नहीं लिखा, बहुत सारों के अंदर लिखा है। कंपनीज एक्ट 2013, सेबी एलओडीआर 2015, आईसीएआई के द्वारा इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और बहुत सारी कमिटीज की रिकमेंडेशंस। अब एक बार समझिए ऐसा क्यों। स्टूडेंट पता क्या पूछता है? स्टूडेंट बोलता है चलिए सर मैं आपकी ये बात मान लेता हूं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में इन सभी एक्ट में लिखा हुआ है, मैं मान लेता हूं। वाई? इन सभी एक्ट में क्यों लिखा है, किसी एक सिंगल एक्ट में क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये जो कंपनी है ना, कंपनी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में काम करती है। देखिए, एक कंपनी वो होती है जो सिर्फ मार्केटिंग करती है, एक कंपनी वो होती है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, एक कंपनी वो होती है जो कपड़े का काम कर रही है, एक कंपनी बैंकिंग कंपनी भी हो सकती है, एक कंपनी इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है, एक कंपनी फॉरेन के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनी फॉरेन में डील करने वाली भी हो सकती है। तो और इसीलिए कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल होता है। एलओडीआर, एलओडीआर क्या होता है मैंने आपको पहले भी समझाया था। जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, जब भी कोई कंपनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, देखो ये लिखा हुआ है, जब भी कोई कंपनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होती है ना, तो वो स्टॉक एक्सचेंज उस कंपनी से एक एग्रीमेंट करता है। जैसे सपोज करिए आज एक कंपनी है रिलायंस, और रिलायंस बोली कि मुझे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना है। पहली बात तो ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट क्यों हो रही है? ये स्टॉक एक्सचेंज पे इसलिए लिस्ट हो रही है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट है जहां पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो शेयर्स को खरीदना और बेचना चाहते हैं। रिलायंस अगर स्टॉक एक्सचेंज की मदद ले अपना इशू लाने के लिए, तो उसको पब्लिक बहुत सारी मिल जाएगी जहां पर वो अपने शेयर्स को बेच सकता है।
वरना सोचिए, अगर रिलायंस एक इशू लेकर आ रही है शेयर्स का, तो वो लोगों को कैसे बताएगी मेरे शेयर्स खरीद लो? एडवर्टाइजमेंट करेगी। कैसे एडवर्टाइजमेंट करेगी? न्यूज़पेपर में करेगी और वेबसाइट पे लिख देगी, एफएम पे बता देगी। ज्यादा लोगों तक तो ये खबर नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन अगर रिलायंस स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है तो बहुत सारे लोगों तक खबर पहुंच जाएगी, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट है जहां पर ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो एक ही बार में रिलायंस ने बहुत सारे लोगों को बता दिया, इसलिए रिलायंस स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो रही है। क्लियर है ये चीज? आता है। अब जब लिस्ट हो रही है तो स्टॉक एक्सचेंज बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ में एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम मेरे ऊपर लिस्ट हो जाओगे ना, तो तुम अपने शेयर्स इशू करके पैसा कमाओगे, और लोग तुम्हारे शेयर्स को क्यों खरीदेंगे? क्योंकि उन्हें लगेगा तुम मेरे ऊपर लिस्टेड हो तो तुम अच्छी कंपनी हो। लोग मुझ पे, स्टॉक एक्सचेंज पे भरोसा करते हैं। तुम मेरे ऊपर लिस्ट हो जाओगे तो लोग तुम्हारे शेयर्स खरीदेंगे। मेरी वजह से कमा रहे हो, रिलायंस से बोल रहा है स्टॉक एक्सचेंज, मेरी वजह से कमा रहे हो। अब कल को अगर तुमने कोई फ्रॉड कर दिया तो लोगों की नजरों में तो स्टॉक एक्सचेंज बदनाम हो जाएगा। बोला इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में एक एग्रीमेंट कर रहा हूं। तुम जब लिस्ट हो रहे हो ना तभी कर रहा हूं एग्रीमेंट, और तुम जब तक मेरे ऊपर लिस्ट रहोगी ना कंपनी, तब तक ये एग्रीमेंट चलेगा। इस एग्रीमेंट के अंदर बहुत सारी नियम शर्तें लिखी हुई है, तुम्हें उन सभी नियम शर्तों को फुलफिल करना पड़ेगा, और सब नियम शर्तें लोगों का बेनिफिट कराती है। उस एग्रीमेंट को लिस्टिंग एग्रीमेंट बोलते हैं। पहले लिस्टिंग एग्रीमेंट बोलते थे, अब एलओडीआर बोला जाता है। तो यही बात मैं समझा रहा हूं कि एक कंपनी जो है, ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इसके जो लीगल फ्रेमवर्क है, इसके बारे में कहां का लिखा है? कंपनीज एक्ट में भी लिखा है, एलओडीआर के अंदर भी लिखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर भी लिखा है, और बहुत सारी कमिटीज जो है उन्होंने भी बताया है। देखो लिखा हुआ है, एक कंपनी जो है वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में काम करती है, बहुत सारे सेगमेंट में काम करती है, इसलिए उसके ऊपर बहुत सारे एक्ट और लॉज एप्लीकेबल होते हैं। इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो लीगल फ्रेमवर्क है वो कंपनीज एक्ट भी बोलता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, सेबी के एलओडीआर भी बोलते हैं, आईसीएआई के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बोलते हैं, और कुमार मंगलम बिरला एक कमेटी बनाई गई थी। पूरा एक एक चीज को डिटेल में पढ़ाने वाला हूं अभी मैं। अभी सिर्फ आप समझो, अभी तक मैंने आपको क्या क्या समझाया, दोबारा से रिवाइज करो आराम से, बहुत प्यार से पढ़ना है हमको चैप्टर। सबसे पहले मैंने आपको बताया मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स रेगुलेशंस हैं जो बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस के नाम से जाने जाते हैं, जिनका मेन इंटेंशन कंपनी का फायदा, लोगों का फायदा, रूल्स रेगुलेशंस को टाइम पे फुलफिल करना होता है। दूसरा हमने पढ़ा, इनके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है, कंपनी का ट्रस्ट बढ़ता है मार्केट में, इन्वेस्टर्स पे, गवर्नमेंट पे, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे, शेयर प्राइस इंक्रीज होती है, कॉस्ट कम होती है क्योंकि पेनल्टी नहीं लग रही है। फिर उसके बाद में थर्ड हमने पढ़ा कि 3 पिलर्स होते हैं, उनको 3 प्रिंसिपल्स बोलते हैं। इसमें फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होती है। देन उसके बाद में अब हमने पढ़ा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो लीगल फ्रेमवर्क है, मतलब कहां कहां लिखा हुआ है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करें। कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, सेबी के एलओडीआर में लिखा हुआ है, आईसीएआई के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखा है, और बहुत सारी कमिटीज हमने पहले बनाई थी, उन्होंने भी ये बात का रिकमेंडेशन दिया था। तो ये लीगल फ्रेमवर्क है। सेबी एलओडीआर का मतलब क्या है? जब भी कोई कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होती है तो स्टॉक एक्सचेंज उस कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट करता है। उस एग्रीमेंट को हम लिस्टिंग एग्रीमेंट बोलते हैं, उसे ही हम एलओडीआर भी बोलते हैं। वो एग्रीमेंट कब किया जाता है? जब कंपनी लिस्ट हो रही होती है। और कब तक रहता है वो? जब तक कंपनी लिस्टेड रहेगी तब तक। 50 साल कंपनी रही, जैसे 2001 में कंपनी लिस्ट हुई तो तब एग्रीमेंट हो जाएगा, और 2075 तक लिस्ट रहती है, तब तक वो एग्रीमेंट चलता रहेगा। स्टूडेंट बोलता है ठीक है, लेकिन सर एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या वो सभी कंपनीज पर एप्लीकेबल होते हैं? देखिए, सजेशन ये होता है कि सभी कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें, क्योंकि ऐसा करने से उनका ही फायदा होगा।
वो ही अच्छे से अपना बिजनेस स्मूथली रन कर पाएंगे। ये सजेशन है, सुझाव है, एडवाइस है, कंपलसरी नहीं है। अगर सभी कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं तो पेनल्टी नहीं लगती है, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस सभी एवरी कंपनी पे मैंडेटरी एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो मेनली लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। स्टूडेंट बोलता है चलिए सर मैं आपकी बात समझा, आपने मुझे बोला कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेनली लिस्टेड कंपनीज पर एप्लीकेबल होता है और जो कंपनीज लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पर उन पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस एप्लीकेबल नहीं होता, हालांकि सजेशन होता है कि रूल्स को फॉलो करो। क्यों, व्हाई, ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसलिए, बहुत ही सिंपल है। क्यों ऐसा? इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों बनाया गया? लोगों के बेनिफिट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाया गया। किसके राइट्स को? लोगों के, पब्लिक के। अब अगर कोई कंपनी अनलिस्टेड है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं है, और एक कंपनी लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, तो कौन सी कंपनी के अंदर ज्यादा पब्लिक होगी? कौन सी कंपनी के अंदर ज्यादा इन्वेस्टर्स होंगे? ऑब्वियसली बात है, लिस्टेड कंपनी में। कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट क्यों होती है? जिससे ज्यादा लोग उसके बारे में जाने। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऐसा ही तो प्लेटफॉर्म है जहां पर हर वो बंदा जुड़ा हुआ है जो सिक्योरिटीज मार्केट में डील कर रहा है, शेयर्स खरीद रहा है या बेच रहा है। तो अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पे पब्लिश हो जाते हो, लिस्ट हो जाते हो, तो आप सभी लोगों तक अपनी खबर पहुंचा देते हो। तो कौन सी कंपनी में पब्लिक ज्यादा है? लिस्टेड में। कौन सी में कम है? अनलिस्टेड। इसीलिए अब इसी पब्लिक ज्यादा हो गई लिस्टेड में, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है? पब्लिक के। तो इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। देखो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मेन इंटेंशन स्टेक होल्डर और इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना होता है, एंड मेनली पब्लिक लिस्टेड कंपनीज में ज्यादा होती है। तो स्टूडेंट बोलता है सर अभी तक मुझे जो समझ में आया मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, बड़े ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपने मुझे बताया कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म्स, कंडीशंस होती हैं जो कि फॉलो करनी चाहिए कंपनीज को, और वो कंपनी को स्मूथली रन करवाती हैं, बिजनेस को, कंपनीज का फायदा करती हैं, लोगों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करती हैं। दूसरा, आपने मुझे उनके बेनिफिट्स बताए थे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है, ट्रस्ट बढ़ता है, शेयर प्राइस बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना, बैंक्स में गवर्नमेंट की नजरों में ट्रस्ट इंक्रीज हो रहा है, मार्केट में इमेज बढ़ रही है। ये बेनिफिट्स आपने बताए। तीसरा, आपने मुझे 3 पिलर्स बताए थे, उसे प्रिंसिपल्स बोल दो, पिलर्स बोल दो, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। मैंने बोला था अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस, जिसको एथिकल प्रैक्टिस बोलते हैं। नेक्स्ट, आपने मुझे लीगल फ्रेमवर्क में बताया, कंपनीज एक्ट के अंदर भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में लिखा हुआ है। सेबी के एलओडीआर लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, कंप्लीट चैप्टर पढ़ाया हुआ है एलओडीआर का। मैंने कंप्लीट चैप्टर बहुत डिटेल में स्कैनर तक सॉल्व किया हुआ है मैंने इसका, सेक्शन बी के अंदर। उसके अलावा आईसीएआई के थ्रू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसके अलावा बहुत सारी कमिटीज की रिकमेंडेशन। सर ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस कंपनी को कंपल्सरली फुलफिल करने पड़ते हैं? लिस्टेड कंपनी को। सर लिस्टेड को क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि लिस्टेड कंपनी में पब्लिक ज्यादा होती है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मेन इंटेंशन पब्लिक को प्रोटेक्ट करना है। तो जिस कंपनी में पब्लिक ज्यादा है उसके ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अप्लाई होता है, जो कि लिस्टेड कंपनी है। स्टूडेंट बोलता है यहां तक मैं आपकी बात को बहुत आराम से समझ चुका हूं, लेकिन मेरा एक डाउट है। स्टूडेंट बोलता है लेकिन सर मेरा एक डाउट है, और मेरा डाउट ये है, आपने बोला कि जो लीगल फ्रेमवर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये एग्जाम में आता है, इसीलिए मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं। आपने बोला कि एक कंपनी बहुत बड़ी होती है, उस कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट भी अप्लाई होता है, अगर वो लिस्टेड है तो एलओडीआर भी अप्लाई होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसको फॉलो करने पड़ते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं।
अलग अलग कमिटीज जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी हुई है, अपने रिकमेंडेशन दिए, और ये इनका लीगल फ्रेमवर्क है। इन सब चीजों में जो जो लिखा हुआ है उन सबको मानते हुए हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे अप्लाई कर दिया। मैं ये समझ गया। कंपनीज एक्ट में कहां लिखा हुआ है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, बताता हूं। सबसे पहले पढ़ने से पहले दोबारा से एक चीज माइंड में, दिमाग में रिवाइज करो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पब्लिक का फायदा करता है, 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 पब्लिक का फायदा करता है। याद रखो। अब मैं बताने जा रहा हूं कंपनीज एक्ट किस तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहली बात, कंपनीज एक्ट बोलता है कि कंपनी के अंदर अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो पब्लिक को उसमें शामिल करो। कंपनी में अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो पब्लिक को उसमें शामिल करो, इन्वॉल्व करो। उस डिसीजन में पब्लिक की भी डिसीजन को मानो। पब्लिक क्या चाहती है उस ये भी समझो। तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन लेकर आओ, शेयर होल्डर्स का पार्टिसिपेशन लाओ। इसीलिए बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था, कंपनी के अंदर काफी सारे काम ऐसे होते हैं जिनमें हमें सिर्फ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। सिर्फ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कर, कंपनी लॉ में पढ़ाया हुआ हूं मैं आपको डिटेल में। अब मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं कि सेक्शन 114 के अंदर रिजोल्यूशन क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपनी जब कोई भी काम करने का सोचती है तो ऐसा नहीं है कंपनी ने सोचा और वो काम कर दिया। पहले वो प्रपोजल होता है कि हम वो काम करें कि नहीं करें, और उस प्रपोजल को मीटिंग के अंदर सब लोगों के सामने रखा जाता है, फिर उस पर डिस्कशन होता है और फिर उस पर वोटिंग होती है, और अगर वोटिंग फेवर में आती है तो वो रिजोल्यूशन बन जाता है। तो रिजोल्यूशन क्या है? पास्ड प्रपोजल। आप शॉर्ट में बोलो रिजोल्यूशन क्या है? पास्ड प्रपोजल। जो प्रपोजल मीटिंग में रखा गया और पास हो गया उसे रिजोल्यूशन बोलते हैं। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें सिर्फ 51% कंसेंट चाहिए पब्लिक की, शेयर होल्डर्स की। जैसे मीटिंग के अंदर 100 लोग आए हैं, अगर 51 या उससे ज्यादा लोग ये बोल देते हैं कि हम फेवर में हैं, कर लो ये काम, पब्लिक बोल देती है, तो वो पास हो जाता है। उसे हम ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन बोलते हैं कि ऑर्डिनरी सी बात है, ऑर्डिनरी सी। 51, जैसे दो लोगों के बीच में इलेक्शन चुनाव हुआ और एक बंदे के 49% वोट आई, एक की 51% वोट आई, तो ये तो जीत गया। लेकिन हम बोलते हैं हाँ ठीक है, ऑर्डिनरी सी बात है, 2-3% वोटों से जीत गया, कोई बड़ी बात नहीं है ना। जैसे मान के चलो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में मैच हुआ, इंडिया जो है वो सिर्फ 1-2 रन, 5-10 रन से जीत गया, तो ऑर्डिनरी सी बात है। लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज भी होते हैं जिनमें हमें पब्लिक की, उस मीटिंग के अंदर जितने लोग आए उनकी 75% का अप्रूवल चाहिए फेवर में। मतलब 3/4 जितने मीटिंग में आए हैं उनका 3/4, 3 गुने, 3 टाइम्स ज्यादा का वो स्पेशल होता है। यार ये तो स्पेशल काम है। देखो कंपनी के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, कुछ ऐसा काम होता है जो नॉर्मल सा काम है जिसमें हम बोलते हैं कि ठीक है, लोग अगर 51% लोग भी बोल देंगे ना कि हाँ हम तैयार हैं, तो हम इसे पास कर देंगे। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो स्पेशल होते हैं कि यार इसमें तो कम से कम 75% लोग बोले कि हम तैयार हैं, तभी करेंगे वरना नहीं। तो सोचो पब्लिक का पार्टिसिपेशन आ रहा है कंपनी के डिसीजंस में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही तो है भाई। ये बात, ये कंपनीज एक्ट में ये प्रोविजन क्यों डाले गए, क्यों लिखे गए कंपनीज एक्ट में कि लोगों की, पब्लिक की भी इन्वॉल्वमेंट लेकर आओ, पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन लो, पब्लिक से भी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन या स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाओ, पब्लिक को भी डिसीजन मेकिंग के अंदर शामिल करो। क्यों बोला कंपनीज एक्ट ने? कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करने की। आपको पता होगा कंपनीज एक्ट के अंदर रूल बना हुआ है कि अगर कंपनीज एक्ट के अंदर जो माइनॉरिटी है, मतलब जिन लोगों ने कम शेयर्स खरीदे हुए हैं, उन लोगों को दबाया नहीं जाएगा। नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मली मैं आपको बताऊं, नॉर्मली ऐसा होता है कि वो लोग जो मेजॉरिटी में शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनके पास में ज्यादा सिक्योरिटीज होती है, ज्यादा शेयर्स होते हैं,
उनका तो डिसीजन चलता है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा शेयर खरीदा है, कंपनी में ज्यादा पैसा लगाया है, उनको ज्यादा तवज्जो मिलती है। होता है ना, हमारे घर परिवार में कोई ऐसा आदमी आ जाए जो बड़ा अमीर आदमी है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, तो उसको एक अलग ही इज्जत मिलती है। और कोई आम आदमी है हमारी तरह, तो उसको ऐसे ही कि हाँ ठीक है, आते रहते हैं ऐसे लोग। कोई बड़ा आदमी आ जाता है तो उसको अलग इज्जत मिलती है। तो कंपनी के अंदर जो मेजोरिटी होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने बहुत सारे शेयर्स होल्ड किए होते हैं, वो क्या करते हैं, ज्यादातर कंपनी में अपनी मनमानी करते हैं। कंपनी किसी प्रोजेक्ट पे डिस्कस कर रही है, किसी मैटर पे, किसी प्रपोजल पे डिस्कस कर रही है कि ये करें कि नहीं करें, और माइनॉरिटी लोग जो है वो उसके फेवर में नहीं है कि मत करो, लेकिन मेजोरिटी वाले बोलते हैं कर दो, तो बात मान ली जाती है। तो माइनॉरिटी को क्या किया जा रहा है, ऑप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, उनके साथ में मिसमैनेजमेंट किया जा रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे और समझाऊं, सपोज कीजिए एक कंपनी हो गई रिलायंस, और एक दूसरी कंपनी हो गई कोई आपकी एयरटेल। सपोज कीजिए कि रिलायंस कंपनी को एयरटेल में मर्ज करने की बात आई, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने बोला कि मत करो, लेकिन मेजोरिटी बोली कि कर दो, और मेजोरिटी की बात को मानते हुए रिलायंस को एयरटेल में मर्ज कर दिया। देखो इनका लॉस हो गया बेचारा। ये लोग किसके शेयर होल्डर बने थे, रिलायंस के, लेकिन इनको जबरदस्ती किसका शेयर होल्डर बना दिया गया, एयरटेल का, क्योंकि जब रिलायंस एयरटेल में मर्ज हो जाएगा तो ये भी तो अब एयरटेल के अंदर ही आ जाएंगे। जबरदस्ती ऑप्रेस किया गया, मिसमैनेज किया गया। आपको पता है कंपनीज एक्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर को बेनिफिट देता है, बोलता है कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है, अगर किसी का राइट छीने गए, अगर किसी का इंटरेस्ट गलत ब्रीच किया गया है, तो उसके पास में ऑप्शन है कि वो कंपनी के अगेंस्ट में, कंपनी के लोगों के अगेंस्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। तो ये क्या हो रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लोगों का फायदा हो रहा है, लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। सेम उसी तरह से सेक्शन 108 बोलता है ई वोटिंग, कि लोग घर पे बैठे हुए हैं, उनको फैसिलिटी दे दी, घर पे बैठे बैठे आप इलेक्ट्रॉनिकली मीटिंग को अटेंड करो और वोट दे दो। कितना फायदा मिल रहा है लोगों को। ये कंपनीज एक्ट है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बात करता है। एलओडीआर और इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। स्टूडेंट बोलता है सर अभी तक मैं समझ गया, और मैं जो जो समझा हूं मैं आपको एक बार इसे रिवाइज करवा देता हूं पूरा, बहुत अच्छे से रिवीजन करते चलो स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इजी है, अच्छे मार्क्स का है, बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लोगे आप। और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये पूरा स्टडी मटेरियल कवर्ड है, प्लस मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी साथ के साथ सॉल्व करवाता चलूं। जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है उस टॉपिक से मैं हाथ के हाथ सॉल्व करवाऊंगा। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स रेगुलेशंस हैं, टर्म्स कंडीशंस हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स रेगुलेशंस है, टर्म्स कंडीशंस हैं, और इनका मेन इंटेंशन होता है स्टेक होल्डर्स का, इन्वेस्टर्स का राइट प्रोटेक्ट करना। फिर उसके बाद में सेकंड हमने पढ़ा कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स मैंने आपको बताए थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है, कॉस्ट कम हो जाती है, ट्रस्ट इंक्रीज हो जाता है, गुडविल इंक्रीज हो जाती है। देन इसके बाद में थर्ड पढ़ा था हमने थ्री पिलर्स। थ्री पिलर्स में मैंने आप लोगों को बताया था फैट, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद में फिर हम लोगों ने नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ा था कि ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है मेनली किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, मेनली लिस्टेड कंपनी पर एप्लीकेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि पब्लिक उन्हीं के अंदर ज्यादा होती है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मेन इंटेंशन पब्लिक को प्रोटेक्ट करना है। फिर हमने पढ़ा इसके लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क में मैंने बोला कंपनीज एक्ट, सेबी का एलओडीआर, आईसीएआई की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और उनके अलावा बहुत सारी कमिटीज की रिकमेंडेशन। उसके अलावा फिर हम लोगों ने नेक्स्ट इनको डिटेल में पढ़ लिया कि कंपनीज एक्ट के अंदर कहां कहां लिखा हुआ है। तो पार्टिसिपेशन ऑफ शेयर होल्डर, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, माइनॉरिटी शेयर होल्डर का प्रोटेक्शन, ई वोटिंग, ये सब फैसिलिटी। और एलओडीआर तो मैंने बोला कि हर लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, क्योंकि जब भी कोई लिस्टेड कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है तो उसे कंपनी के साथ लिस्टिंग एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। पहले हम उसे लिस्टिंग एग्रीमेंट बोलते थे, अब 2015 से एलओडीआर बोलने लगे। स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया यहां तक की बात, और मुझे बढ़िया से समझ में भी आ चुकी है।
सर आपने बोला लीगल फ्रेमवर्क के अंदर की कंपनीज एक्ट, एलओडीआर, आईसीआई के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो ठीक है, हमने ऑडिट में पढ़े हुए हैं। ये कुमार मंगलम बिरला कमेटी क्या है? कुमार मंगलम बिरला कमेटी के बारे में मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं आपको, बहुत डिटेल में, और सिर्फ कुमार मंगलम की नहीं, और भी बहुत सारी कमेटीज। अभी के लिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको। देखो कुमार मंगलम बिरला है कौन, पहले आप ये समझो। ये जो बिरला ग्रुप है ना, आदित्य बिरला ग्रुप, जो आपने नाम सुना है, बड़ा कंपनी, ये उसके चेयरमैन है, और ये थर्ड जनरेशन है। ये थर्ड जनरेशन, मतलब सबसे पहले घनश्याम दास जी थे, उनके बाद में आदित्य बिरला आए, और उनके बाद में कुमार मंगलम बिरला आए। तो कुमार मंगलम बिरला जो है वो आदित्य जी के बेटे हैं। क्लियर ये चीज यहां तक? थर्ड जनरेशन है, और ये बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो हुआ क्या, 1999 के अंदर सेबी को ऐसा लगा कि यार इंडिया की कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे? जो आज रूल्स रेगुलेशन मैं आपको बता रहा हूं ना, कंपनी में इतने डायरेक्टर हो, एग्जीक्यूटिव इतने हो, नॉन एग्जीक्यूटिव इतने हो। सेबी पहले ये नहीं थे। 1999 में सेबी ने बोला कि हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस चाहिए इंडिया की कंपनीज में, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस में रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे, कौन बनाएगा उन रूल्स रेगुलेशन को? तो सेबी को लगा कि यार ये कुमार मंगलम बिरला जो है, ये तो बड़े अमीर आदमी है इंडिया में, बिरला ग्रुप के मालिक है, ये बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, बड़ी कंपनी चला रहे हैं, तो इनको नॉलेज भी ज्यादा हो। तो इन्होंने क्या किया, एक कमिटी बना दी, और उस कमिटी का नाम रखा गया कुमार मंगलम बिरला कमेटी। क्यों? क्योंकि जब भी कोई कमेटी बनती है ना, तो उस कमेटी का जो चेयरमैन होता है, उसी के नाम पर उस कमेटी का नाम रख दिया जाता है। उस कमेटी के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला साहब थे, इसलिए उस कमेटी का नाम कुमार मंगलम बिरला रख दिया गया। और इन्होंने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड, जिनको बाद में अप्लाई भी किया गया, एप्लीकेबल भी कर दिया गया, और बहुत सारे तो आज भी चल रहे हैं, बहुत सारे तो आज भी चल रहे हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि एक कुमार मंगलम बिरला की जो, इनके बाद भी बहुत सारी कमिटीज बनाई गई थी, और उन्होंने भी अपनी रिकमेंडेशंस दी थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड, लेकिन सबसे ज्यादा जो मानी जाती है आज तक, वो कुमार मंगलम बिरला जी की रिकमेंडेशंस को माना जाता है। इसीलिए इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लीगल फ्रेमवर्क के अंदर इनका नाम लिखा जाता है। स्टूडेंट बोलता है सर मैं अब समझ गया कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट क्यों दिया है लीगल फ्रेमवर्क के अंदर। ओके, अभी तक मैं सब समझ गया, यहां तक आपने जो जो मुझे पढ़ाया। अब नेक्स्ट चलते हैं। बोले सर ये बताओ कि इंडिया के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कब से था? तो इंडिया के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस शुरू से था। क्या सर लिबरलाइजेशन से पहले था? लिबरलाइजेशन क्या है, सबसे पहले तो ये समझो आप। देखो इंडिया आजाद हुआ 1947 में, और जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, तब हमारी जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये सोचा कि इंडिया के अंदर सिर्फ इंडिया के लोग काम करेंगे, इंडिया के ही मार्केट होंगे, इंडिया के अंदर इंडिया के लोग ही दुकानें खोलेंगे और इंडिया के लोगों को बेचेंगे, बाहर से कोई भी इंडिया में नहीं आ पाएगा। मना कर दिया गया था, मना कर कि कोई भी इंडिया में नहीं आ सकता, बिजनेस नहीं कर सकता, इंडिया के दरवाजे बंद हैं। लेकिन 1991 के अंदर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए इंडिया में, जिसमें एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या बोलता था, और ये तीनों क्या बोलते थे कि अब फॉरेन के लोग भी इंडिया में आ सकते हैं, इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं, इंडिया के लोग फॉरेन जाके बिजनेस कर सकते हैं। उससे पहले 91 से पहले ऐसा अलाउड नहीं था। प्लस हमारे यहाँ पर क्या होता था कि अगर बहुत सारे जो काम करने होते थे ना, बहुत सारे बिजनेस, वो गवर्नमेंट ने अपने लिए सिक्योर किए हुए थे,
गवर्नमेंट बोलती थी ये बिजनेस सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, ये बिजनेस सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने उनको लिबरलाइज कर दिया। गवर्नमेंट बोली कि अब तक तो ये बिजनेस हम ही कर सकते थे, अब कोई भी कर सकता है, पब्लिक भी कर सकती। प्लस पहले बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे, लाइसेंसिंग राज चलता था। गवर्नमेंट ने बहुत सारे लाइसेंस भी खत्म कर दिए कि आप सीधा अपने बिजनेस स्टार्ट करके कर लो, आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। लिबरलाइजेशन लाया गया। कब हुआ ऐसा? 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, तब लिबरलाइजेशन आया। तब फॉरेन के लोग इंडिया में आए और इंडिया के मार्केट को डील करने लगे, बेचने लगे सामान, इंडिया के लोग बाहर जाने लगे। उसके अलावा गवर्नमेंट ने अपने, जो पहले ये था कि उन्होंने कब्जा कर रखा था, कब्जा मतलब गवर्नमेंट ने बोला था कि हम ही इन चीजों को बनाएंगे और बेचेंगे, उन्होंने हाथ खोल दिए, बोला पब्लिक नहीं बनाकर बेच सकती है, लाइसेंस भी नहीं लेना पड़ेगा, बस बेचो। 6-7 चीजों के लिए रखा लाइसेंस, बाकी चीजों के लिए बोला बेचो। तो पब्लिक उमड़ी, पब्लिक आई भर के, अरे बोला चलो बिजनेस खोलते हैं, बिजनेस खोलते हैं, बिजनेस खोलते हैं। बहुत सारी कंपनीज खुली। लिबरलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद, 1991 के बाद बहुत सारी कंपनीज खुली, बाहर के लोग भी आ गए, ज्यादा पब्लिक जुड़ने लगी। अब आ रही है मेरी बात समझ में? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस था तो स्टार्टिंग से, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस कब इंक्रीज हुआ, उसका सिनेरियो कब इंक्रीज हुआ, उसकी ज्यादा जरूरत हमें कब महसूस हुई? उसकी ज्यादा जरूरत हमें महसूस हुई आफ्टर लिबरलाइजेशन, क्योंकि लिबरलाइजेशन ने इंडिया के दरवाजे खोल दिए थे और ज्यादा पब्लिक अब कंपनीज में आने लगी, कंपनीज ज्यादा बनने लगी, लोग ज्यादा बिजनेस करने लगे, मार्केट में डिमांड ज्यादा होने लगी। तो गवर्नमेंट को लगा कि यार अब बहुत सारी पब्लिक कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि कल को ये कंपनीज इन लोगों का पैसा उड़ाकर भाग जाए या इनके साथ में कोई गद्दारी कर दे। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत महसूस हुई और स्ट्रिक्ट लॉज लाए गए, जिनको हम पढ़ रहे हैं और आगे डिटेल में पढ़ेंगे अभी तो हम लोग। तो अगर कोई भी आपसे ये पूछे, देखिए ये मैंने लिखा भी है, अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इंक्रीज कब से हुई, आप बोलोगे आफ्टर लिबरलाइजेशन। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडिया में शुरू से था, लेकिन लिबरलाइजेशन से पहले इंडिया के अंदर सिर्फ इंडिया के लोग काम कर रहे थे, तो ज्यादा पब्लिक कंपनीज ज्यादा नहीं थी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता था। लिबरलाइजेशन के बाद में जब फॉरेन के लोग भी आए, ज्यादा कंपनीज बनने लगी, ज्यादा इन्वेस्टर आने लगे, तब लगने लगा कि यार बहुत सारे लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, कल को ये कंपनियां भाग गई इनका पैसा लेके, भैया ये लोग तो बर्बाद हो जाएंगे, तो भाई साहब कॉर्पोरेट गवर्नेंस लेकर आओ। तो हुआ क्या, आफ्टर लिबरलाइजेशन पब्लिक लार्ज स्केल पर इंडियन मार्केट में आई, तो हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की महसूस इंक्रीज लगा कि ज्यादा हमें नीड है अब इसकी। स्टूडेंट बोलता है ओके सर समझ गया, सर मैं ये समझ गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, इसके बेनिफिट समझ गया, 3 प्रिंसिपल, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी समझ गया, लीगल फ्रेमवर्क में कंपनीज एक्ट, एलओडीआर, और उसके अलावा आपका आईसीएआई की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और उसके अलावा बहुत सारी कमिटीज के रिकमेंडेशन, मेनली कुमार मंगलम बिरला कमेटी के रिकमेंडेशन समझ गया। उसके अलावा फिर मैं ये भी समझ गया कि ये जो है वो मेनली लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मेन जो स्कोप इंक्रीज हुआ है, उसकी जरूरत ज्यादा हमें महसूस हुई वो लिबरलाइजेशन के बाद में हुई। समझ गया? आगे चल, अब चलते हैं आगे, और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पहुंच गए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, आप लोगों को बड़े ध्यान से सुनना है अब जो मैं बोलने वाला। इंडिया के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को 2 फेसेस में डिवाइड किया जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पहला जो फेस है, पहला जो पार्ट है, वो है 1996 से 2008 तक का, हम उसे बिफोर सत्यम केस भी बोलते हैं। और दूसरा जो फेस है वो है आफ्टर सत्यम फेस। स्टूडेंट बोलता है सर मैं आपकी थोड़ी सी बात समझा, मैं आपकी इतनी बात समझ गया कि इंडिया के अंदर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है,
पहला पार्ट 1996 से 2008 तक का है, जिसे हम बिफोर सत्यम केस वाला पार्ट या फेस बोलते हैं, वो दौर बोलते हैं, वो एरा बोलते हैं। और एक आफ्टर सत्यम केस बोलते हैं। क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि एक इंडिया के अंदर एक सत्यम नाम का फ्रॉड, सत्यम एक कंपनी थी, सत्यम एक कंपनी थी, है ना, और ये फ्रॉड किया था इस कंपनी ने, और ये इतना बड़ा फ्रॉड किया था ना कि जाने कितनी पब्लिक का लॉस हुआ था, बहुत अरबों का लॉस हुआ था, बहुत पब्लिक का लॉस हुआ था। और इसने पूरे स्टॉक एक्सचेंज को, स्टॉक मार्केट को हिला के पटक दिया था। और गवर्नमेंट को लगा कि अबे ये क्या करके बैठ गई ये कंपनी, हमें तो पता ही नहीं था इस कंपनी में ये सब चल रहा है, सत्यम कंपनी में इसने तो बड़ा खतरनाक फ्रॉड करके पटक दिया। समझाऊंगा मैं पूरा सत्यम केस आपको, आपको समझ में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आखिर एक ऐसा केस जिसने हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फेस बदल दिया। मतलब आज हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, उस केस के नाम से, केस की वजह से। कितना बड़ा केस था, उस केस ने गवर्नमेंट को हिला दिया, स्टॉक एक्सचेंज को हिला दिया, स्टॉक मार्केट को हिला दिया, इंडिया की पब्लिक को हिला दिया। गवर्नमेंट उसके बाद सतर्क हो गई, अवेयर हो गई, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स को और स्ट्रिक्ट कर दिया कि फ्यूचर में ऐसा कहीं दूसरा कोई फ्रॉड ना हो जाए। इतना बड़ा फ्रॉड था ये सत्यम केस। इसीलिए हम इंडिया के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को दो फेसेस, दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक बिफोर सत्यम केस, एक आफ्टर सत्यम केस। बिफोर वाला 1996 से 2008 एंड देन उसके बाद में आफ्टर सत्यम केस। सर आखिर ये सत्यम केस था क्या, पढ़ो क्या था, पढ़ाता हूं, बड़े ध्यान से देखो। 1987 की बात है, 1987 की बात है। 1987 के अंदर दो भाइयों ने, एक का नाम था वी रामालिंग राजू और दूसरे ये थे, इनका नाम जानने की जरूरत नहीं है, ये हमारे मेन कैरेक्टर। 1987 के अंदर हैदराबाद के अंदर दो भाइयों ने मिलकर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी और उस कंपनी का नाम रखा गया सत्यम। क्या करती थी वो कंपनी? वो कंपनी कंप्यूटर बनाने का काम करती थी, प्लस उसके पार्ट्स बनाने का काम करती थी। क्योंकि 1986 में राजीव गांधी जो गवर्नमेंट थी, राजीव गांधी जी, उन्होंने कंप्यूटर लाए थे इंडिया में। 1986 के अंदर कंप्यूटर आए थे इंडिया में, और 1987 में हैदराबाद में ये सत्यम कंपनी ओपन हो गई। तो जैसे ही ओपन हुई, ये बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट कमाने लगी, क्योंकि कंप्यूटर उस वक्त डिमांड में था। तो अभी तक की कहानी में मैंने आपको बताया 1987 के अंदर दो भाइयों ने हैदराबाद में एक कंपनी ओपन करी सत्यम, जो कंप्यूटर बनाने का, उसके पार्ट्स बनाने का काम करती थी। और कंपनी बनते ही अच्छे खासे प्रॉफिट कमाने लगी, खूब प्रॉफिट कमाया कंपनी ने, और कंपनी बढ़िया धंधा कर रही थी। कंपनी 1988 में बढ़िया बिजनेस करा, 1989 में बढ़िया बिजनेस करा, 1990 में बढ़िया बिजनेस करा, 1991 के अंदर ग्लोबलाइजेशन आ गया। 1991 के अंदर क्या आ गया? ग्लोबलाइजेशन। मैंने अभी अभी आपको बताया 1991 से पहले बाहर के लोग इंडिया में नहीं आ सकते थे बिजनेस करने के लिए, लेकिन जब 1991 में ग्लोबलाइजेशन आया तो फॉरेन के लोग अब इंडिया में आने लगे, इंडिया के दरवाजे खुल गए कि इंडिया ने बोला कि फॉरेन के लोग भी आ सकते हैं और हमारे यहाँ पे धंधा कर सकते हैं, हम भी बाहर जा सकते हैं। तो फॉरेन की कंपनीज जब इंडिया में आने लगी तो उन्होंने इंडिया के अंदर प्रॉपर्टीज को परचेज करना शुरू किया, क्योंकि वहां पर उन्हें अपनी फैक्ट्रीज खोलनी थी, अपनी इंडस्ट्रीज खोलनी थी, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया में बेचना था। भाई कोई फॉरेन की कंपनी ऐसा तो नहीं है ना कि अमेरिका में माल बनाएगी फिर उसे इंडिया में ट्रांसपोर्ट करके बेचेगी। वो क्या करते हैं, वो इंडिया के अंदर ही कोई प्रॉपर्टी खरीद के वहां फैक्ट्री खोल देते, वहीं पे माल बनता है, ऐसा ही तो होता है। तो 1991 के अंदर जब ग्लोबलाइजेशन आया तो फॉरेन की कंपनीज धड़ल्ले से भीड़ आई और इंडिया की प्रॉपर्टीज में, रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुआ, उछाल आया,
एकदम से इंक्रीमेंट हुआ, एकदम से कोई प्रॉपर्टी जिसकी प्राइस आज तक 2-3 लाख रुपए थी, किसी जमीन की कीमत अचानक से 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख हो गई, क्योंकि अचानक से फॉरेन की कंपनीज ग्लोबलाइजेशन के बाद में इंडिया के मार्केट में कूद पड़ी। ये जो वी रामलिंगा राजू था, इसने सोचा यार मैं इंडिया का इंसान, मैं इंडिया का रहने वाला इंडियन, मैं कंप्यूटर की कंपनी से पैसा कमा रहा हूं, फॉरेन के लोग इंडिया में आ रहे हैं, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज की कीमत बढ़ गई है, मुझे भी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आज इन्वेस्ट कर देता हूं, फ्यूचर में कीमत और बढ़ेगी, प्रॉपर्टी की बेच दूंगा, पैसा आ जाए। वी रामलिंगा राजू ने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, और इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतना इन्वेस्टमेंट किया, अपने नाम पे किया, अपने भाई के नाम पे किया, अपने सर्वेंट नौकरों के नाम पे किया, नौकरों तक के नाम पे किया, और इतना इन्वेस्टमेंट किया कि जो पैसा इन्होंने कमाया था सत्यम कंपनी से वो खत्म हो गया, लेकिन इनकी भूख खत्म नहीं हुई। इन्होंने बोला चाय से पैसा खत्म हो गया लेकिन मैं रुकेगा नहीं। पुष्पा वाला डायलॉग, पुष्पा बोलता है ना मैं झुकेगा नहीं, ये बोले मैं रुकेगा नहीं, मेरे को और इन्वेस्टमेंट मांगता है, मेरे को और पैसा चाहिए, मैं और प्रॉपर्टीज खरीदेगा। तो अब इनको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे की फंडिंग की रिक्वायरमेंट हुई। अब ये पैसा कहां से लाएं? सत्यम से कमाया हुआ पैसा तो इन्होंने पूरा प्रॉपर्टीज खरीदने में लगा दिया। तो इन्होंने क्या किया, अब अपने सत्यम कंपनी के जो अकाउंट्स थे उनको मैन्युपुलेट करना स्टार्ट कर दिया। उनको क्या करना स्टार्ट कर दिया? उनको मैन्युपुलेट। कंपनी के अंदर प्रॉफिट सिर्फ 10 करोड़ का है, दिखा दिया 100 करोड़ का प्रॉफिट, दिखा दिया 500 करोड़ का प्रॉफिट, दिखा दिया 1000 करोड़ का प्रॉफिट। अब देखो जो शेयर होल्डर होता है ना, पब्लिक होती है, आम जनता, वो जब किसी कंपनी में पैसा लगाने की सोचती है, इन्वेस्टमेंट करने की सोचती है, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाती, वो बस ये देखती है कंपनी की शेयर प्राइस क्या है। अब इसने तो फेक न्यूज चला दी, फेक बना दिया, है नहीं, कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, दिखा रहा है कंपनी का 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 400 करोड़ प्रॉफिट है। मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज जा रही है सत्यम कंपनी की और शेयर प्राइस बढ़ रही है। फेक फेक करने लगा, हायर प्रॉफिट दिखाने लगा। क्या करने लगा? हायर प्रॉफिट दिखाने लगा। देखो उससे क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा लोग सत्यम कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने लगे और वहां से इसने पैसा कमाया, और बहुत सारे लोगों ने सत्यम कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। कंपनी में कुछ नहीं है, दिखा रहा है कंपनी की फलानी जगह ब्रांच खुल गई, फलानी जगह ब्रांच खुल गई, वहां पर जाकर देखो बंजर जमीन है, कुछ नहीं है, वहां पर कोई नहीं है, खेत पड़े हुए हैं, जानवर घूम रहे, गाय घास खा रही है, घोड़ा घास खा रहा है, लेकिन कागजों में दिखा दिया, लोगों ने भरोसा कर लिया, लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया। एक दिन जब पकड़ में आया तो लोग बोले बर्बाद हो गए, खत्म ये कंपनी, तो हमारा पैसा डूब। इतना बड़ा केस था ये। तब जाकर गवर्नमेंट को समझ में आया हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सीरियसली लेना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, हर कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे, कंपनी पे हमारी पूरी सर्विलेंस निगरानी रहेगी, वरना सत्यम कंपनी जैसे केसेस होते रहेंगे। इसीलिए स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को 2 फेसेस में डिवाइड किया जाता है। स्टूडेंट बोलता है मैं समझ गया। अब स्टूडेंट जो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, उनके अंदर क्या क्या आता है वो सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, अपनी अगली क्लास में पढ़ाने वाला हूं। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ लिया, एक बार उसे हम अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, दोबारा से देख। सबसे पहले मैंने बताया कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, दोबारा सुन लो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स, रेगुलेशंस एंड टर्म्स कंडीशंस हैं जिनको इस तरीके से बनाया गया है कि उनका मेन इंटेंशन है कंपनी के स्टेक होल्डर्स का राइट प्रोटेक्ट करना। बेनिफिट्स बहुत है, कंपनी की गुडविल बढ़ती है, कंपनी की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है, कॉस्ट कम हो जाती है, पेनल्टी नहीं लगती। इसके 3 पिलर्स होते हैं गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, उन्हें 3 प्रिंसिपल बोलते हैं, शॉर्ट में फैट याद कर लो, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। ये मेनली कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपल्सरली किसके ऊपर एप्लीकेबल है, लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। इसका लीगल फ्रेमवर्क बता दो, कंपनीज एक्ट के अंदर भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में लिखा है, सेबी एलओडीआर के अंदर भी लिखा है, आईसीएआई के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी लिखा है, और कुमार मंगलम बिरला जो कमिटी बनी थी उसने भी रिकमेंडेशन दिया था, उसमें भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में लिखा है।
कंपनीज एक्ट में कहा लिखा है? कंपनीज एक्ट बोलता है शेयर होल्डर्स का, पब्लिक का पार्टिसिपेशन करो। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन या स्पेशल रिजोल्यूशन? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कब पास होता है? जब 51% लोग अगर हाँ बोल दें या उससे ज्यादा। स्पेशल के लिए हमें 3 गुना ज्यादा चाहिए, 75% चाहिए। देन उसके बाद में अगर कोई माइनॉरिटी है तो उसको ऑपरेशन मिसमैनेज किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट लग जाएगी। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा ई वोटिंग की फैसिलिटी दी जाती है, घर पे बैठ के भी वो डिसीजन मेकिंग, तो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं कंपनी के डिसीजंस में। सेबी एलओडीआर में मैंने बोला जब भी कोई कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने के लिए जाती है, जैसे आज मैं एक अपनी मोहित बंसल कंपनी है, मोहित बंसल क्लासेस, मैं गया स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने के लिए, तो स्टॉक एक्सचेंज मेरे साथ में एक एग्रीमेंट करती है जिसमें बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस हैं जिनको मैंने सेपरेटली सेक्शन बी में पढ़ाया है। वो सभी रूल्स रेगुलेशन कंपनी को फुलफिल करनी पड़ेगी। और सब रूल्स रेगुलेशन का मेन इंटेंशन कंपनी का फायदा, पब्लिक का फायदा पहुंचाना होता है। हम उसे लिस्टिंग एग्रीमेंट एलओडीआर बोलते हैं। देन उसके बाद में कुमार मंगलम बिरला की एक कमेटी बनाई थी जिसको मैं फर्स्ट फेज के अंदर डिटेल में पढ़ाऊंगा। 1991 में सेबी ने बनाई थी। उसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कुछ रिकमेंडेशन दी थी जो आज भी इम्प्लाई होती हैं। देन उसके बाद में इंडिया के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को 2 फेसेस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट फेज 1996 से 2008 जिसे बिफोर सत्यम केस बोलते हैं, और दूसरा आफ्टर सत्यम। सत्यम केस क्या था? 2 भाई थे। 1987 के अंदर हैदराबाद में 2 भाइयों ने मिलकर, जिनमें से एक बी रामालिंगा राजू था, कंपनी ओपन करी, नाम रखा सत्यम कंपनी। कंप्यूटर बनाने का काम करती थी, बनते ही प्रॉफिट कमाने लग गई। लेकिन 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन आया तो इंडिया की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट होने लगा, और इंडिया की प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट सेक्टर का बूम आ गया। तो जो रामालिंगा राजू था उसने अपनी सत्यम कंपनी से जो पैसा कमाया था वो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर दिया। और पैसा चाहिए था, पैसा था नहीं, तो अपनी सत्यम कंपनी के अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया, गलत प्रॉफिट दिखाए, हायर प्रॉफिट, हायर डिविडेंड, ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस दिखाई, लोग इन्वेस्टमेंट करने लगे, और जब पकड़ी गई तब सब लोगों का लॉस हो गया। तो वहां से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और स्ट्रिक्ट कर दिया गया। इसके बाद में अब जो फर्स्ट फेज और बाकी का है उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं आप लोगों को नोट्स के लिए बता दूं, ये जो पूरे नोट्स हैं एकदम इजी नोट्स है। पूरा स्टडी मटेरियल इनके अंदर कवर किया गया है, एक एक चीज इनके अंदर कवर करी गई है, कोई भी चीज नहीं छोड़ी गई है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत मेहनत लगी है नोट्स बनाने में स्टूडेंट, बहुत मेहनत। अगर आपने मेरी क्लासेस परचेज की हुई है या मेरे से लाइव क्लास ले रहे हैं तो आपके पास में मेरी बुक ऑलरेडी पहुंच गई होगी, नोट्स हैं आपके पास। अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, वहां पर जाकर नोट्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको क्लासेस परचेज करनी है तो इस नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मेरी टीम आपको रेस्पॉन्स देगी। बहुत ही कम फीस होती है हमारी, उसमें आपको हमारी क्लासेस मिलेंगी, प्लस नोट्स मिलेंगे आपको, प्लस एक वीक में कम से कम 2 बार आपके टेस्ट होते हैं, प्लस आपकी जो क्वेरीज होंगी उनको अलग से सॉल्व कराया जाएगा। ये सब कुछ होता है। अगर आपके एग्जाम जून 2022 के अंदर है तो आपके लिए हमारा एक ऑफर चल रहा है कि आप सीएमए फाउंडेशन या इंटर या फाइनल कहीं भी किसी भी लेवल पर पढ़ रहे हैं, कोई से भी सब्जेक्ट की क्लास आपको चाहिए, तो सिर्फ 2000 रुपए में आपको हमारी रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी। उस पर आपको अनलिमिटेड व्यूज मिलेंगे। यहाँ भी अनलिमिटेड, हमसे आप जब भी क्लास परचेज करते हो इंस्टीट्यूट से, अनलिमिटेड व्यूज हैं। जिस दिन आपका एग्जाम होगा तब तक आप जितनी बार देखना चाहो उतनी बार देख सकते हो, अनलिमिटेड व्यूज रहते हैं आपके, कोई लिमिट नहीं है। आप खूब रिवाइज करो मन मर्जी से। चलिए स्टूडेंट्स, बाकी का चैप्टर अब हम अपनी नेक्स्ट वाले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।